नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे अब फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। बॉडी के अंदर कितना फ्लूइड होता है, किस तरीके से फ्लूइड्स बैलेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है कितना होता है। हमारी बॉडी के अंदर टोटल बॉडी वेट का 60% वाटर होता है। हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर टोटल बॉडी वेट का 60% वाटर होता है, 40% लीन बॉडी मास होता है। 60% वाटर है वो फर्दर डिवाइड होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिवाइड हो जाता है। 40% इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, 20% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फर्दर डिवाइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब है जो आउटसाइड ऑफ सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है, जो कंपार्टमेंट में और सेल के बाहर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है जो फ्लूइड सेल्स के हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये टोटल बॉडी वेट का 40% होता है। जो ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर जो भी फ्लूइड होता है वो फ्लूइड भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर काउंट होता है। इसीलिए प्लाज्मा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है। सेल्स बॉडी के अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी सेल है उसके अंदर जो भी फ्लूइड होगा वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में काउंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट का वेट 72 kg है तो 72 kg वेट है तो अप्रॉक्सीमेट उसको पॉइंट में अगर बात ना करें तो उसके अंदर जो वाटर आएगा 60%, अगर 72 का 60% निकालेंगे तो वाटर है 42 लीटर आएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ 42 लीटर वाटर है, 42 लीटर वाटर है, इसको डिवाइड करते हैं 40% अगर इसका निकालेंगे तो अप्रॉक्स ये 28 लीटर आएगा। पॉइंट में बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर ये 20% इसका निकालेंगे तो लगभग 14 लीटर आएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंटरस्टिशियल फ्लूइड आएगा और प्लाज्मा आएगा। इस तरीके से हमने देखा हमारी बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसका 40% होता है हमारी बॉडी का जो लीन बॉडी मास होता है, और 60% वाटर होता है। 60% वाटर होता है वो डिवाइड होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इंट्रासेलुलर फ्लूइड वो होता है जो सेल्स के इनसाइड मिलता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिवाइडेड हो जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो होता है जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और प्लाज्मा होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनके इनसाइड जो फ्लूइड मिलता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लाज्मा। इससे पहले हम देखेंगे कुछ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिनको देखेंगे। डिफ्यूज़न क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न में क्या होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट होता है डाउनवर्ड। डिफ्यूजन कंडीशन में सॉल्यूट का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन फ्लूइड से लो कंसंट्रेशन के तरफ मूवमेंट होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉटल, मान लीजिए कि एक किसी पर्सन को ये एक बॉटल है जिसमें 10% डेक्सट्रोज है, 10% डेक्सट्रोज है। अगर ये किसी को लगा, मान लीजिए किसी पर्सन को 10% डेक्सट्रोज लगाया तो इसका मतलब इसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। जब इसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले इसमें ग्लूकोज की मात्रा 100 थी और हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी 100 थी। जैसे इसको 10% डेक्सट्रोज लगाया, मान लीजिए किसी पर्सन ने खाना खाया तो यहाँ से ब्लड वेसल्स, मान लीजिए किसी पर्सन ने खाना खा के खाना स्टमक में जाके इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा तो ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करेगा। मान लीजिए पहले हमारा ग्लूकोज लेवल 100 था, जैसे ही हमने खाना खाया या किसी पर्सन को अलग से ग्लूकोज दे दिया तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाएगी तो जब यहाँ पर ब्लड वेसल में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो ग्लूकोज का मूवमेंट जो है ब्लड वेसल से सेल्स की तरफ हो जाएगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कंडीशन में क्या होता है,
सॉल्यूट का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन फ्लूइड से लो कंसंट्रेशन फ्लूइड की तरफ, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन कंडीशन में क्या होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसे हम दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड सेल से ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं। ब्लड वेसल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज अ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में लेकर आके लंग्स में छोड़ती हैं। तो ब्लड उस टाइम पे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इजीली हाई कंसंट्रेशन से लंग्स में चला जाता है लो कंसंट्रेशन की तरफ। हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है, ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है और ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन लेवल का लो होता है, इसलिए ऑक्सीजन लंग से ब्लड वेसल्स की तरफ मूवमेंट करती है। इस कंडीशन को बोलते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए ये दो कंपार्टमेंट हैं, कंपार्टमेंट ए एंड कंपार्टमेंट बी, इन दोनों में नॉर्मल वाटर है। अगर हम कंपार्टमेंट बी में फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड अगर ऐड कर दें, अगर हम इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया तो ये फ्लूइड जो है कंपार्टमेंट बी का फ्लूइड है, ये हाई कंसंट्रेशन हो गया। इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन का मतलब है इसमें सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट जो सोडियम क्लोराइड NaCl हमने इसमें फॉर एग्जांपल हमने NaCl के पार्टिकल्स ऐड कर दिए, NaCl इसमें डाल दिया तो इसके हाई कंसंट्रेशन हो गया, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ गई। तो ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये हाई कंसंट्रेशन जो फ्लूइड है, हाई कंसंट्रेशन जो फ्लूइड है, ये इसका मूवमेंट जो है लो कंसंट्रेशन फ्लूइड को अपनी तरफ शक करने लगता है। इसको इसी कंडीशन को बोलते हैं ऑस्मोसिस कंडीशन में क्या होता है, सॉल्वेंट, इसमें सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है, इसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं इस कंडीशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। हमने देखा अगर बी कंपार्टमेंट में NaCl के पार्टिकल्स को ऐड कर दिया जाता है तो NaCl के पार्टिकल्स ऐड करने से कंपार्टमेंट बी का फ्लूइड जो है वो हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। हाई कंसंट्रेशन फ्लूइड है, कंपार्टमेंट बी का फ्लूइड हाई कंसंट्रेशन हो गया है। उस हाई कंसंट्रेशन को लेवल करने के लिए कंपार्टमेंट ए का जो वाटर है या फ्लूइड है वो कंपार्टमेंट बी की तरफ मूवमेंट करने लगता है। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्मोसिस कंडीशन। हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी देख लेते हैं। हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, इसमें दो कंपार्टमेंट हैं, कंपार्टमेंट ए एंड कंपार्टमेंट बी। ये कंपार्टमेंट ए है, कंपार्टमेंट बी है। इसमें अगर हमने सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया, मान लीजिए हमने इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया, तो ये सोडियम क्लोराइड जब इसमें ऐड कर दिया तो ये कंपार्टमेंट बी का फ्लूइड है हाई कंसनट्रेटेड हो गया, कंपार्टमेंट बी का फ्लूइड हाई कंसनट्रेशन हो गया तो अपनी तरफ ये कंपार्टमेंट ए के फ्लूइड को अपनी तरफ सक करेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्मोटिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल कंपार्टमेंट बी की तरफ हमने एक पिस्टन लगा दिया, इस कंपार्टमेंट ए से कंपार्टमेंट बी की तरफ सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, मूवमेंट को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारा ये ब्लड है, फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड है, तो हमारे ब्लड में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये ब्लड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की या ब्लड को बांधे रखने की जो पावर होती है इसी को बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी, इसी को बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी।
ऑस्मेटिकली एक्टिव पार्टिकल्स का मतलब है जैसे कि सोडियम है, अगर सोडियम इंक्रीज हो जाएगा तो ये अपनी तरफ वाटर को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है, इसको बोलते हैं ऑस्मेटिकली एक्टिव पार्टिकल्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट आयंस, सॉल्यूट में होंगे आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एनर्जी एटीपी, बाय यूजिंग एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट में होंगे आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एनर्जी एटीपी। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा मात्रा में होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में होता है। सोडियम पोटेशियम चैनल ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा मात्रा में होता है, पोटेशियम कम मात्रा में होता है, लेकिन सेल के अंदर सोडियम कम मात्रा में होता है, पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में होता है। इसका जब सोडियम एंड पोटेशियम को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट कराया जाएगा, इस कंडीशन में एटीपी एनर्जी का यूज़ होता है। कंडीशन में आयंस का मूवमेंट है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, इसलिए इस कंडीशन में इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।